नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कलेक्टर पत्नी। सर्दी के मौसम में दिसंबर माह की रात में अंजलि जी और सुमित जी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से उनके फोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर अंजलि जी के दिल में एक अजीब सी ख्याल आने लगी। समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मन में एक भयंकर सा डर पनपने लगा। फिर अंजलि जी ने फोन उठाया तो उधर से जो आवाज आई उसे सुनकर उनके कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। सारा शरीर कांपने लग जाता है। एकटक आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वह कुछ देर सहमी रही और बात को सुनती रही। फिर हैरानी से बोली, नहीं यहाँ तो। कहते कहते वह चुप हो गई और फिर मोबाइल उनके हाथ से छूटकर गिर गया। फिर निढाल होकर नीचे जमीन पर बैठ गई। अरे अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो अंजलि, किसका फोन था? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बोलो अंजलि, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अचंभित स्वर में सुमित जी बोले तो अंजलि जी ने कहा, आशीष का फोन था। अपने दामाद का नाम सुनते ही सुमित जी के चेहरे पर एक तरह से घिन के भाव आ गए और गुस्से से बोले, क्या कहा उस निर्लज और निठल्ले ने? हमारी बेटी सौम्या। कहते कहते अंजलि जी रोने लगी। क्या हुआ हमारी बेटी सौम्या को? सुमित जी ने घबरा कर पूछा तो अंजलि जी बोली, पता नहीं, शाम से ही वह गायब है। उसकी नन्ही सी बच्ची भी उसी के साथ में है। ससुराल वाले तब से उसे खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फोन किया था कि वह मायके में तो नहीं आई। सौम्या गायब है, लेकिन वह यहाँ नहीं आई तो आखिर कहाँ गई होगी? कहते कहते सुमित जी की आंखें भर आई और बुरी तरह से घबरा कर उठे तो अंजलि जी बोली, ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कितनी बार मैंने आपसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत दुखी है, बहुत परेशान रहती है। वह लोग उसे सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। अब हमें उसे वहां नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ ले आओ, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। वह तंग आ चुकी थी उन लोगों के अत्याचारों से। यूं ही नहीं रोती थी वह फोन पर। रोते हुए अंजलि जी बोलते जा रही थी, तभी अचानक से उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी, उसके घर के पास ही तो एक कुआं है, कहीं वह कुएं में ना कूद जाए। तभी सुमित जी जोर से बोले, बस भी करो अंजलि जी, जो जी में आ रहा है बोलते जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां से परेशान होकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो और हो सकता है कुछ समय बाद अपने मन को हल्का करके वापस अपने ससुराल चली जाए। ऐसा कहते हुए सुमित जी अपनी पत्नी अंजलि को दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन बेटी की चिंता उन्हें भी सताए जा रही थी। तभी अंजलि जी गुस्से भरी निगाह से अपने पति को देखते हुए बोली, कल तक लौट आएगी। तभी अंजलि जी ऊंचे स्वर में बोली, कहाँ लौटेगी मेरी बेटी? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो लोग उसे खून के आंसू रुला रहे थे, जो उसकी जान की प्यासे हो गए थे, या फिर अपने मायके वालों के पास जाएगी, जो उसे तड़पता हुए ससुराल में छोड़ दिए। पल पल वहां उसे मरते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी एक आवाज तक नहीं उठाई गई। इतनी घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुश्वार हो गया तो और कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल कर क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों ना निकल जाए? शायद यही सोचकर हमारी बच्ची ने यह कदम उठाया होगा। कहते कहते अंजलि जी अपना माथा पीटने लगती हैं कि मैं कैसी माँ हूँ जो सब कुछ जानकर भी अपनी बेटी को इस नरक में धकेल दी। लानत है मुझे माँ होने पर। लेकिन मन की पीड़ा जरा भी कम ना हुई। अंजलि जी और सुमित जी के कमरे से आई आवाजों ने उनकी छोटी बेटी शिवानी को भी जगा दिया। इतनी रात को आखिर ऐसी क्या बात हो गई, यह जानने के लिए शिवानी अपने माता पिता के कमरे में आई। उनकी ऐसी हालत देखकर वह दंग रह गई। क्या हुआ माँ, आखिर क्या बात है? अंजलि जी को झकझोरते हुए शिवानी ने पूछा तो अंजलि जी बोली, बेटा आज सौम्या दीदी से तुम्हारी बात हुई थी क्या? नहीं माँ,
मेरी कोई बात नहीं हुई। दरअसल मैंने उनको फोन किया था, लेकिन वह मेरा फोन नहीं उठा रही थी। लेकिन माँ, हुआ क्या है? बेटी, वह सौम्या बच्ची को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है, अब तक नहीं लौटी है। क्या? दीदी कहीं चली गई? लेकिन कहाँ गई होगी? हैरान होते शिवानी ने कहा, पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फोन करके तो देख, जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहते हुए अंजलि जी की सांस नीचे ऊपर होने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए शिवानी अपनी माँ को सहारा देते हुए उन्हें बिस्तर पर लिटाया और बोली, माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरी दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फोन करके पूछती हूँ। घर के सभी सदस्यों की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय सौम्या की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता था। इधर अंजलि जी के लिए एक एक पल काटना पहाड़ों जैसा लग रहा था। आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनका कलेजा फटा जा रहा था। रह रह कर उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी सौम्या की बचपन की यादें तस्वीर बनकर उभरने लगी। जब सौम्या का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, यह सोचकर उसके दादाजी ने उससे खिलाना तो दूर, उसका चेहरा तक भी देखना जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती सौम्या के पापा ने सौम्या को उसके दादाजी के हाथों में थमा दिया तो प्यारी सी और दूध जैसी सफेद विदेशी गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची को देखकर दादाजी का चेहरा खिल उठा और झट से उसका माथा चूम लिया। सौम्या जब 4 साल की थी तब छोटी बेटी शिवानी पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की दोनों आंखों की तरह हुआ करती थी। एक पल भी आंखों से ओझल हो जाती तो अंजलि जी की तो जैसी जान ही निकल जाती थी। दोनों बच्चियां घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी 2-2 मिनट बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली जाती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों होशियार थी, लेकिन घर के काम में सौम्या का दिल नहीं लगता था। 18 साल की सौम्या का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो अंजलि जी हमेशा इसी जुगाड़ में लगी रहती कि किसी तरह सौम्या को घर के सारे काम काज सिखाए जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ मनमौजी सौम्या अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। जितनी बार माँ उसे रसोई घर में लेकर जाती, उतनी बार उसका चंचल मन कोई और ही सपने देखने लगता था। वह हमेशा कहती, माँ मुझे घर के काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं बाहर जाकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन अंजलि जी ने सौम्या की एक न सुनी और उससे घर के सभी कामों में होशियार बनाकर ही दम लिया। फिर अंजलि जी को याद आने लगा, जब सौम्या कॉलेज जाने लगी थी तो उसकी सुरक्षा को लेकर वह कितनी चिंता में रहती थी। एक दिन सौम्या को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देरी हो गई तो अंजलि जी बेचैन हो गई थी। सुमित जी उन्हें समझाने लगे कि किसी जरूरी काम में फंस गई होगी, इसलिए लेट हो गई होगी। लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। वह बार बार दरवाजे पर जाकर सौम्या की राह देख रही थी। दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे कि जमाना खराब है, इंसान की इंसानियत अब उसके पास नहीं रही। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलते लोगों का क्या भरोसा। भगवान से प्रार्थना करने लगी, बस मेरी सौम्या सही सलामत घर वापस लौट आए। कुछ देर बाद जब सौम्या को आते हुए दूर से देखा तो अंजलि जी ने चैन की सांस ली और भगवान का धन्यवाद करने लगी। आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी तेरी। हर रोज तो तू 4 बजे घर वापस आ जाती थी, आज पूरी 2 घंटे लेट है। ओहो माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? दरअसल मैं कॉलेज से आ रही थी तो रास्ते में एक गर्भवती महिला को बहुत पीड़ा हो रही थी। उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था अस्पताल जाने के लिए, तो मैं उसकी मदद करने लगी और उस महिला को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। तभी अंजलि जी बोली, अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे ऐसी समाज सेवा की, आजकल किसी का क्या भरोसा, तू बस समय से घर आ जाया कर। तभी सौम्या हंसते हुए बोली, ओहो माँ, आप इतना डरती क्यों हो?
आपकी बेटी का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आजकल की लड़कियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, उनके घर वालों को तो चिंता नहीं सताती। आप क्यों इतना चिंता करती हो? तो अंजलि जी बोली, अरे बेटी, तू नहीं जानती कि आजकल ना जाने कितनी ही लड़कियां एसिड अटैक की शिकार हो रही हैं, और आए दिन अखबार में और टीवी पर जो खबरें आती हैं उन्हें देखकर डर तो लगेगा ही ना। पुलिस और कानून की शक्ति तो सिर्फ कहने भर का है। सच तो यह है कि आजकल कोई भी पुलिस और कानून से नहीं डरता है। गंभीर स्वर में अंजलि जी बोलते जा रही थी तो सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप तो बिना मतलब इतना डरती रहती हैं। माँ, आजकल की लड़कियां तो दूर दूर से दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाती हैं। बाकी सबका मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अपने बच्चों की चिंता है, और आगे से तू घर देरी से लौटे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, समाज सेवा करना छोड़ दे। तो सौम्या बोली, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है कलेक्टर बनकर इस देश की सेवा करने का। एक दिन आपको अपनी बेटी पर नाज होगा। आज सौम्या की वह सारी बातें याद करके अंजलि जी की अंतर आत्मा कांप उठी। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वह सारे सपने चकनाचूर हो गए सिर्फ हमारी एक गलती के कारण। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंजलि जी और सुमित जी ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। सौम्या ने अपने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश की थी कि अभी वह शादी नहीं करना चाहती, वह कलेक्टर बनना चाहती है और अपने लोगों तथा समाज की सेवा करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं माने। फिर बेटी, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करवाकर तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम निश्चिंत हो जाएं। इसलिए शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन शिवानी के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर सुमित जी ने उसके भाग्य का फैसला कर दिया। बेटी के लिए रिश्ता देखना तो उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही दहेज की मांग की वजह से बेटियों पर अत्याचार की घटनाओं के बारे में सुनकर वह बहुत चिंतित भी थे। इसलिए वह बहुत सावधान थे कि कहीं धोखा ना हो जाए। आखिरकार एक बिचौलिए ने उनकी मुलाकात आशीष और उसके परिवार से कराई और यह भी बताया कि वह लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं है। उन्होंने आशीष के माता पिता से स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी कि वह दहेज के सख्त खिलाफ है। तो आशीष के पिता ने भी कह दिया, हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं रखते। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहता है वह दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि शादी अच्छे से और जल्दी से हो जाए। आशीष के माता पिता के विचार जानकर अंजलि जी और सुमित जी संतुष्ट हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया गया। लेकिन हल्दी की रस्म से ठीक एक दिन पहले बिचौलिए का फोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा इंतजाम अच्छा ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते थे कि रिश्तेदारों के सामने उनकी बेइज्जती ना हो, इसलिए शगुन के थाल में कम से कम 5 लाख रुपए जरूर रखिएगा और लड़के की माँ, बाप और बहन के लिए सोने के चैन होने ही चाहिए। बाकी जो देना हो वह आपकी इच्छा। यह सुनकर सुमित जी अचंभित रह गए, लेकिन फिर यह सोचकर कि लड़की वालों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने उनकी यह बात मान ली। लेकिन फिर मेहंदी वाले दिन लड़के की माँ का फोन अंजलि जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप देंगी वह ब्रांडेड हो और साड़ियां भी कम से कम 2000 की होनी चाहिए। सुमित जी और अंजलि जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। फिर अगले दिन यानी शादी के दिन सुबह ही आशीष के पिता ने कहा, अरे समधी जी, अपने दामाद को गाड़ी कौन सा दे रहे हैं? तो सुमित जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात नहीं हुई थी। तो आशीष के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, ये सब तो आजकल का फैशन है। सुमित जी बहुत चिंता में हो गए और बोले, यह सब तो हमारी बजट के बाहर हो जाएगा।
अरे समधी जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खर्च हो ही जाता है। हमने तो आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। सुमित जी हैरानी से सोचने लगे कि इन लोगों की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। सुमित जी ने अपनी पत्नी अंजलि जी से कहा, तुम सौम्या और शिवानी को कुछ मत बताना। सुमित जी कर्ज लेकर जैसे तैसे सारा इंतजाम कर लेते हैं और पूरे ठाट के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। इधर सौम्या का भी अपने ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। वहीं दूसरी ओर अंजलि जी और सुमित जी भी अपनी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी बेटी सौम्या अब अपनी गृहस्थी में खुशी से रहे। शादी के बाद जब सौम्या पहली बार उनसे मिलने आई तो उसके चेहरे की रौनक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे। लेकिन केवल 2-4 महीने बाद ही उनकी बेटी सौम्या का व्यवहार बदलने लगा। जो सौम्या फोन पर खूब हंसते खिलखिलाते हुए बात करती थी, अब वही सौम्या बस 2-4 मिनट हाल चाल लेकर के फोन रख देती है। माँ बाप कभी कुछ पूछने भी लगते तो बात को टाल देती और इधर उधर की बातें करके जल्दी से फोन रख देती। शिवानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी बहन को बार बार फोन करके उसका हाल जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार ससुराल वालों में से कोई दूसरा ही फोन उठाता था। एक बार तो आशीष की बहन ने शिवानी को ताने भी कस दिए कि बहन के ससुराल की जासूसी करती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? शिवानी ने जब यह बात अपने माता पिता को बताई तो सुमित जी और अंजलि जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहां ज्यादा फोन नहीं करना चाहिए। हमें जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आखिरकार एक दिन अंजलि जी के पास फोन आया और एक ऐसी आवाज उनके कानों में पड़ी, माँ, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत लालची और क्रूर हैं, इंसान के भेष में राक्षस हैं। सौम्या बिटिया, तू क्या कह रही है? अंजलि जी का दिल चित्कार उठा। लेकिन बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत है। तो सौम्या रोते हुए बोली, माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ, असल में इन लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है, और तो और जिस घर में यह लोग रह रहे हैं वह घर भी किराए पर है। इनके पास खुद का घर भी नहीं है। असलियत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने शादी जल्दी करने को कहा था। लालच कूट कूट कर भरा है इन लोगों में। शुरू में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। फिर एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और वह बोली, नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए तुम अपने पापा से 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि अभी तो मेरे पापा ने इतना सारा कर्ज लेकर मेरी शादी की है, अब मैं कैसे उन्हें पैसे देने को कह सकती हूँ। तो सास ने कहा, उधार के तौर पर ही मांग ले, जब बन पड़ेगा तब लौटा देंगे। इस समय आशीष भी मेरे पास आए और बोले, सौम्या, तुम बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी माँ के घर जाकर पैसे लेकर आओ। लेकिन माँ, मैंने भी कह दिया कि मैं अपने पापा से हरगिज पैसे नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। बस इसी बात पर वह लोग मुझे मारते पीटते हैं, रात दिन मुझे सताते हैं। ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं, ना ही फोन पर बात करने देते हैं कि कहीं मैं किसी से कुछ बोल ना दूं। अपनी लाडली बेटी सौम्या की पीड़ा सुनकर अंजलि जी का कलेजा फटने लगा। फिर रूंधे स्वर में बोली, यह क्या कह रही है तू? माँ, मेरी कही हुई एक एक बात सच है। लेकिन बेटी, अभी तू वहां कहां से फोन कर रही है? दरअसल माँ, मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए हैं और आशीष भी सुबह सुबह ही कहीं निकल गए थे। ननद सो रही थी तो चुपके से उसका फोन उठा कर ले आई ताकि आपसे बात हो सके।
अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अगर मेरी ननद ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। आप एक बार पापा से बात जरूर करना ताकि वह कोई बड़ा कदम उठा सके। कहते हुए सौम्या ने फोन रख दिया। लेकिन इधर फोन कट जाने के बाद भी अंजलि जी फोन को कानों से लगाए बेसुध बनी रही, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा सदमा जो लगा था। शाम को सुमित के घर आते ही अंजलि जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। लाडली बेटी पर होने वाली अत्याचार की कहानी सुनकर सुमित जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी अंजलि जी सिसकते हुए बोली, अब आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कैसे घुट घुट कर जी रही होगी उन दरिंदों के बीच। नहीं अंजलि, यह वक्त हिम्मत हारने की नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही उसके ससुराल जाएंगे उससे मिलने के लिए। हमसे मिलकर उसे कुछ हिम्मत आएगी। कोशिश करेंगे कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ही ले आएं। अगले दिन सुमित जी और अंजलि जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। अंजलि जी अपनी लाडली लाड से बात करना तो दूर, उसे नजर भर देख भी नहीं पाई। वह हैरान रह गई कि कभी फूलों की तरह खिलता था जो चेहरा, आज इस चेहरे से रौनक कोसों दूर चली गई थी। आओ भगत की तो बात ही दूर है, किसी ने सीधे मुंह बात तक भी नहीं की। इसलिए सुमित जी यह देखकर हैरान थे कि शादी के समय जो लोग उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, आज उनके चेहरे पर केवल नफरत के भाव ही नजर आ रहे थे। वह वहां खड़े होकर अपने आप में अपमान महसूस कर रहे थे। अपनी बेटी सौम्या से भी खुलकर बात नहीं कर पाए, क्योंकि सब लोग आसपास ही मंडरा रहे थे। हालचाल पूछने के अलावा सौम्या भी कुछ नहीं बोल पाई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने सौम्या के ससुर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर लेना जाना चाहता हूँ। लेकिन सामने से बेटी के ससुर जी ने ना ही कहा। वह कहने लगे कि अगले हफ्ते बहन की बेटी की शादी है और सब लोगों का जाना जरूरी है। ठीक है, हम उसके बाद सौम्या बेटी को कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चले आए। आज सुमित जी और अंजलि जी स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। जिस बेरुखी और अपनापन अपमान भरे वातावरण में 1 घंटे बिताना भी उनके लिए दूभर हो रहा था, ऐसी माहौल को उनकी बेटी 24 घंटे कैसे झेलती है, सोच सोच कर उनका हृदय फटा जा रहा था। अंजलि जी की आंखों में आंसू देखकर सुमित जी बोले, अरे अंजलि, परेशान क्यों होती हो? कुछ दिनों बाद सौम्या की सहेली की शादी है ना, तब सौम्या को कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही रहने बुला लेंगे। कुछ दिनों बाद सौम्या अपनी सहेली की शादी में गई, लेकिन चाह कर भी माता पिता दामाद के सामने बेटी से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। शिवानी भी अपनी बहन से बात करने के लिए छटपटा रही थी। तभी आशीष के फोन की घंटी बजी और वह बात करने के लिए बाहर निकल गया। तो अंजलि जी और शिवानी को सौम्या से बात करने का मौका मिल गया। उसे पुरानी साड़ी में देखकर शिवानी गुस्से से बोली, यह क्या दीदी, अपनी सहेली की शादी में अच्छे से तैयार भी होकर नहीं आई और गहने भी नहीं पहने। तो सौम्या भरी आंखें लिए बोली, क्या पहनती? मेरे सारे गहने और कपड़े तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रख दिए हैं। सुनते ही शिवानी और अंजलि जी का कलेजा कांप उठा। फिर बोली, लेकिन बेटी, हमारा दिया गया सामान भी तेरे घर में मौजूद नहीं था, कहीं वह भी तो? सौम्या बोली, माँ, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, वॉशिंग मशीन, जो कुछ भी आपने दिया था वह सब कुछ तो इन लोगों ने बेच खाया है। तभी सामने से सौम्या का पति आशीष वहां से आता हुआ दिखा तो सब लोग चुप हो गए। सौम्या को कुछ दिन मायके में छोड़ने के लिए अंजलि जी ने उसके पति आशीष से कहा, तो भी ना सुनने को ही मिला। इस बार बहाना यह था कि कुछ दिनों के लिए दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं, तो सौम्या फिर कभी आ जाएगी।
इतना कहकर आशीष सौम्या को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन सौम्या ने अभी अभी अपने ससुराल के बारे में जो कुछ भी बताया था, वह सुनकर अंजलि जी को चैन नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे मैं अपनी बेटी की जिंदगी की राह में आने वाले सारे दुख रूपी कांटों को बटोर लेती और उसकी जिंदगी में खुशियों के फूल बिखेर देती। सोचते हुए अंजलि जी फूट फूट कर रो पड़ी। परंतु दूसरी ओर सुमित जी को इस बात की तसल्ली भी थी कि अब 2 दिन बाद हमारी बेटी हमारे पास आ ही जाएगी। एक दिन सौम्या का मन बहुत बेचैन हो रहा था तो किसी याचक की तरह उसने अपनी सासू माँ से मोबाइल मांगा तो सास ने तिरछी नजर में से उसे ऐसे देखा कि सौम्या का लगभग आधा खून सूख गया। चुप करके वह वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। सौम्या पर दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी सोकर उठने में या खाना बनाने में जरा सी भी देरी हो जाए तो उसके पति और सास उसे मारने पीटने लगते थे। कोई कांच की वस्तु उसके हाथ से छूट कर गिर जाए तो ननद भी उसकी बाजू मरोड़ने में देर नहीं करती थी। एक दिन आशीष का मोबाइल कमरे में पड़ा देखकर सौम्या ने अपने माता पिता को फोन लगाने की कोशिश की। तभी आशीष कमरे में आया और सौम्या के गाल पर खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। फिर उसका मुंह दबोच कर चिल्ला पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरा मोबाइल छूने की? आइंदा मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सौम्या बुरी तरह से सहम गई थी। सौम्या एक बार फिर ससुराल की कैद में से जैसे तैसे कुछ देर के लिए बाहर निकलकर अपने मायके फोन किया तो शिवानी ने फोन उठाया तो सौम्या ने रोते हुए अपना सारा हाल सुना दिया। अब और सहन नहीं होता शिवानी, पापा को बोल मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाएं, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कहते हुए सौम्या फफक कर रो पड़ी और फोन रख दिया। तभी शिवानी अपने माँ के पास जाकर बोली, क्यों माँ, जब सौम्या दीदी कॉलेज जाती थी तो आपको उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी ना? एक बार जाकर देखो दीदी के ससुराल, उन दरिंदों के बीच क्या वह सुरक्षित है? अरे जितनी यातनाएं उन्हें वहां झेलनी पड़ रही है ना, वह लोग तो उन्हें जान से मार कर ही दम लेंगे। जाकर ले क्यों नहीं आते उन्हें वहां से? बेटी की बात सुनकर सुमित जी बोले, लेकिन शिवानी तेरे रिश्ते की बात चल रही है और अगर लड़के वालों को इसका पता लग गया कि तेरी बड़ी बहन अपने मायके आकर बैठी है तो इस घर से रिश्ता हरगिज नहीं जोड़ेंगे। वह तो यही सोचेंगे ना कि माँ बाप की परवरिश में ही कोई कमी थी। नहीं पापा, मेरे रिश्ते के खातिर आप दीदी की बलि नहीं दे सकते और वैसे भी दीदी का हाल देखकर मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। बेटी का हाल जानकर अंजलि जी बोली, आप मेरी बेटी को अभी के अभी उसके ससुराल से वापस ले आइए। अगर वह लोग ना भेजें तो जबरदस्ती लेकर आ जाओ, लेकिन झूठी मान मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी की बलि नहीं दे सकती। तभी सुमित जी बोले, अंजलि मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों में जब सौम्या की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा होगा तो ससुराल के लोग उस बच्चे की वजह से हमारी सौम्या को भी अपना लेंगे। मुझे पूरा यकीन है और अगर तब भी वह लोग ना सुधरे तो मैं जात बिरादरी के लोगों को उनके घर पर इकट्ठा करके पंचायत करूंगा। समाज में उनकी बेइज्जती होते देख उन्हें अपना व्यवहार बदलना ही पड़ेगा। उस समय तो मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद सौम्या ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा करने के बाद ससुराल वालों की नजर में वह और भी अधिक गुनहगार बन बैठी। अब तो आए दिन उसके साथ अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की धमकी देने लगती। एक दिन सासू माँ ने सौम्या से कहा, मुझे जल्दी से मेरा वंश बढ़ाने वाला एक पोता दे दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। सासू माँ के इतना कहने पर सौम्या बोल उठी, एक बेटी की माँ तो आप भी हैं, क्या आप अपनी बेटी को इस घर से निकाल पाएंगी? सौम्या के इतने कहने भर की देर थी कि
आशीष ने आगे बढ़कर एक जोरदार का तमाचा सौम्या के गाल पर जड़ दिया। बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी। तभी उसकी सासू माँ बोली, अब खड़ी खड़ी हमारा चेहरा ही देखती रहेगी या जाकर चाय नाश्ता भी बनाकर लाओगी। थोड़ी देर में जैसे ही सौम्या चाय नाश्ता लेकर कमरे के अंदर आने लगी तो उसके कानों में अपने पति और सास की कुछ बातें सुनाई पड़ी। कुछ देर वहीं खड़ी होकर बातें सुनने लगी। अंदर से आवाज आई, बेटा, तुम्हारी दूसरी शादी करवाने के लिए पहले इसका कुछ करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसकी बेटी को ठिकाने लगा, उसके बाद इस महारानी को, उसके बाद तेरी दूसरी शादी में हम खूब दहेज लेंगे। सुनते ही सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर चकराने लगा था। फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वह अंदर आई और सबको नाश्ता देने लगी। रात में जब सब लोग अपने अपने कमरे में गहरी नींद ले रहे थे तो सौम्या चुपके से घर से बाहर निकली और किसी से मोबाइल मांगकर अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंच रही हूँ। बस इतना जानने के लिए फोन किया है कि क्या आप लोग मेरे इस फैसले में मेरे साथ हैं या नहीं। लेकिन बेटी, हुआ क्या है, साफ साफ बता। माँ, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अब तक यहाँ लोग मेरे साथ जो कर रहे थे मैं सब सह लेती थी, लेकिन अब बात मेरी बेटी की है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ यह पूछने के लिए फोन किया है कि क्या मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। तो अंजलि जी बोली, लेकिन बेटी, आज से सुबह तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उनके जाने के बाद मैं शाम तक तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ, हताशा भरे स्वर में सौम्या बोली और फोन रख दिया। और आधी रात को ही सौम्या के ससुराल से गायब होने की खबर आ गई। बिस्तर पर लेटी अंजलि जी को एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। सुमित जी पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से सलाह लेने निकल गए कि आखिर किया क्या जाए। इधर शिवानी सौम्या की सहेलियों को फोन करके सौम्या के बारे में पूछ रही थी। तभी अंजलि जी अपने कमरे की दीवार पर लगी सौम्या की तस्वीरों को एक एक करके देखने लगी। हंसती खिलखिलाती बेटी सौम्या हाथों में किताबों का ढेर लिए हुए कुछ कर दिखाने का जुनून पालने वाली कॉलेज गर्ल सौम्या, आंखों में ढेर सारे सपने सजाए दुल्हन बनी सौम्या। फिर ऐसा उनकी आंखों में एक अनदेखी तस्वीर अनायास ही उभर आई, कुएं में कूदती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू कहाँ है मेरी बच्ची, किस हाल में है, कितनी लाचार हो गई हूँ आज मैं। अंजलि जी का हृदय चित्कार उठा। इस समय फोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनते ही अंजलि जी की सांस अधर में अटक आई। आज इतना सहन उनमें नहीं था कि फोन उठाकर अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तभी शिवानी बिना देरी किए दौड़ती हुई अंदर आई और फोन उठाकर कपकपाती आवाज में बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से किसी व्यक्ति ने कोई संदेश दिया। फोन सुनते हुए शिवानी की आंखों से आंसू बहने लगे और फोन रखकर अपना माथा पकड़कर जोर जोर से रो पड़ी। अभी तक सुमित जी भी घर आ चुके थे। अंजलि जी और सुमित जी उसकी हालत देखकर अंदर तक सिहर उठे थे। किसका फोन था? अंजलि जी ने अपने रूधे गले से बड़ी मुश्किल से पूछा, लेकिन शिवानी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बेटी, कुछ तो बता, किसका फोन था? तभी शिवानी अपनी मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने हमारी सुन ली पापा, दीदी बिल्कुल ठीक हैं। क्या तू सच कह रही है बेटी? अंजलि जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ माँ, दीदी कल शाम को ही गुड़िया को लेकर महिला आयोग के पास पहुंच गई थी। वहां दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था ताकि हम उनकी चिंता
ना करें। यह बात सुनते ही सुमित जी जल्दी से उठे और जैसे ही घर के बाहर निकलने लगे तो अंजलि जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी सौम्या को अपने घर लाने। भगवान ने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। समाज वाले चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सुमित जी घर से चले गए और दोपहर को अपनी लाडली बेटी और नातिन को लेकर घर लौटे। अपनी बेटी सौम्या की हालत देखकर अंजलि जी उसके गले लगकर खूब रोई। तभी सुमित जी के पास एक फोन आया। आप अपनी बेटी की शादी के लिए दिखाई कब कर रहे हैं? तभी सुमित जी बोले, माफ करना भाई साहब, लेकिन हम अभी अपनी बेटी शिवानी की शादी करना ही नहीं चाहते। मैं अपनी बिटिया को आगे पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा कहकर सुमित जी ने फोन रख दिया। अंजलि जी और उनकी दोनों बेटियां बड़ी हैरानी से सुमित जी की ओर देख रहे थे। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी सुमित जी बोले, और सौम्या बेटी, तुम भी अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारी गुड़िया की देखभाल गुड़िया के नानी नाना कर लेंगे। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में शान से सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। सुमित जी के इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटियां मुस्कुराते हुए अपने पापा के गले लग गई। लगभग 6 महीने बाद सौम्या का आशीष से तलाक भी हो गया। सौम्या जी जान से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई और एक दिन सौम्या की कड़ी मेहनत ने रंग लाई। अपनी यूपीएससी की परीक्षा में सौम्या 5वीं रैंक हासिल की। उसकी छोटी बहन शिवानी भी एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगी। आज सौम्या एक अधिकारी का सूट पहने हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। समाज की सेवा करना जो कभी उसका सपना हुआ करता था, आज वही सपना हकीकत में बदल गया था। अंजलि जी और सुमित जी अपनी दोनों बेटियों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। आज तलाक के 2 साल बाद वही आशीष जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए पीड़ित किया करता था, आज अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कभी सौम्या के साथ उसके ससुराल में किया जाता था। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लेकर जब आशीष अपनी मां और बहन को लेकर कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंचा तो उस समय कलेक्टर साहब ऑफिस में नहीं थे। आशीष की मां और बहन वहीं पास में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए और आशीष ने अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में कलेक्टर आईएएस की वर्दी में एक महिला तेज कदमों के साथ चलती हुई आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उस महिला को देखकर आशीष के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कलेक्टर आईएएस की कुर्सी पर बैठी वह महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी पूर्व पत्नी सौम्या ही थी। सौम्या ने भी उसे पहचान लिया था। उसने एक नजर उठाकर उन लोगों की ओर देखा। आशीष की बहन के चेहरे और शरीर पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखते ही सौम्या को अपना समय याद आ गया। आंखों से आंसू निकलने को बेताब होते, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए सौम्या ने किसी अनजान की तरह अपनी टेबल पर रखा वह पेपर उठाया और पढ़ने लगी। इधर आशीष की माँ और बहन की ऐसी हालत हो रही थी कि जैसे काटो तो खून नहीं। तभी सामने से बोली, हाँ, दहेज का केस है, मारा पीटा भी जाता है तुम्हारी बहन को और मायके से पैसे लाने को भी बोला जाता है। यह सारी बातें तो आजकल आए दिन सुनने को मिलती ही हैं। क्यों मिस्टर आशीष? सौम्या ने आशीष की आंखों में आंखें डालते हुए कहा तो आशीष शर्मिंदगी के कारण नजर झुकाए हुए कुछ बोल नहीं पाया।
फिर सौम्या ने आशीष की मां और बहन से पूछा, आप लोग इन्हें क्या सजा देना चाहेंगी? आशीष की बहन आंखों में आंसू लिए हुए सौम्या से माफी मांगने लगी, लेकिन सौम्या उन्हें नजरअंदाज करते हुए बोली, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तभी आशीष वहां से उठकर जाने लगा। पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से आवाज दी कि अपने कागजात तो ले जाइए, लेकिन वह वापस नहीं आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।